दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से भारत का रुपया पिछले एक साल में गिरा है, ये वास्तव में एक चिंताजनक स्थिति है। बिना कुछ हमने एक्स्ट्रा इंपोर्ट किए, बिना कुछ एक्स्ट्रा खर्चा किए, हमारे ऊपर इतनी ज्यादा लायबिलिटी हो गई कि हमारे बजट तक को हिलाने की क्षमता रखता है। इस डिवैल्यूएशन से हमारे देश में क्या असर पड़ेगा, आने वाले दिनों में किस तरह से हमें अपने बजट को देखना होगा और भारत सरकार को अपनी नीतियों पर दोबारा विचार करना होगा, अन्यथा स्थिति काफी चिंताजनक हो सकती है। इसी की चर्चा आज हम करेंगे और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा कि पिछले एक साल में, मतलब 1 फरवरी जब बजट पेश किया गया था और आज और अभी अगला बजट पेश होने में करीब 10 दिन है, आप इस बात को मान के चलिए कि जो स्थितियां बन रही हैं ये सुखद नहीं है। जब सितंबर में 91 क्रॉस हुआ था, तब भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था और तब ये कहा था कि अभी रुपया कितना और गिरेगा, और मैंने अंदाज लगाया था कि मार्च तक रुपए 92-93 के आसपास पहुंचेगा और इस समय 91-60 के आसपास हम चल रहे हैं। और एक दिन में जिस तरह से भारी गिरावट आती है, मार्च तक आते आते ऐसा ना हो कि जो मैंने कहा था वो सच हो जाए। इसीलिए गंभीर मुद्दा है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे और ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में बजट और उसके बाद भारत सरकार और भारत के उद्योग को क्या सोचना होगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसा हमने पहले भी कहा और आपके सामने आंकड़ा रखा है मैंने, कि पिछले एक साल में किस तरह से रुपया ऊपर गया है, और मोदी जी हो या कोई भी नेता हो, निश्चित रूप से यह चिंता की बात है। अब सवाल इस बात का है कि जब 91-60 पर डॉलर अगर रुपया डिवैल्यू हो चुका है, इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं सब एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा। निश्चित रूप से होगा। कितना होगा? क्या वो देश हित के लिए है या हमें कुछ और सोचना होगा? सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब हम ये कह रहे हैं कि if everything in India buys from abroad suddenly becomes 6% costly, who will pay the bill? अब जो भी डिवैल्यूएशन हुआ है, अगर हम ये कहें कि 86-70 था जब पिछला बजट था, आज हम बात कर रहे हैं 91-70 के आसपास। 86 से लेकर 91 हम पहुंच गए। 5 रुपए का नेट डिवैल्यूएशन, और अगर आप इसको परसेंटेज टर्म में निकालें तो ये बैठ जाता है करीब 6%। जब 6% कोई चीज महंगी हो जाती है तो आप ये समझिए कि 6% तो आपको बैंक एफडी का ब्याज भी नहीं देता। इसका मतलब ये है कि स्थिति चिंताजनक है। अगर ये महंगा होता है तो कीमत कौन चुकाएगा? आप। क्योंकि अगर तेल महंगा आयात होगा तो हमें भी महंगा मिलेगा। खाने का तेल हम आयात करते हैं, फर्टिलाइजर हम आयात करते हैं, हमारी गाड़ियों में लगने वाला ईंधन हम आयात करते हैं, दवाइयां आयात करते हैं, बहुत सारी चीजें, करीब 780 बिलियन डॉलर के आसपास की चीजें हम आयात करते हैं। सब 6% अगर महंगी होंगी तो आप हिसाब लगाइए कितनी कॉस्ट बैठेगी। इसको समझना जरूरी है। सरकार देगी, क्योंकि सरकार जो टैक्स इकट्ठा करती है वो डेवलपमेंट में ना जाके अगर डिवैल्यूएशन होता है तो ब्याज में जाएगा। कितना जाएगा हम उसकी चर्चा करेंगे, और कुल मिला के भारत की इकोनॉमी को ये कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हमारे पास इतने संसाधन हैं? ये भी हम चर्चा करें। तो दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अब सवाल इस बात का है कि 86-71 से 91-60 आज हम पहुंच गए, मतलब करीब 5 रुपए डॉलर और 5.7% का डिवैल्यूएशन। डिस्कशन के लिए हम इसको 6% मान लें। तो 6% जो रुपया गिरा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ 5 रुपए पर डॉलर नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाखों करोड़ रुपए का हेरफेर हो गया। और रफ एस्टिमेट तो मेरा यह है कि 5 लाख करोड़ रुपए का भारत को एक्स्ट्रा कॉस्ट बैठ गया। हम अगर जो चीज पिछले साल मंगा रहे थे, इस साल भी वही मंगाए और कोई बदलाव ना करें, ना एक्स्ट्रा इंपोर्ट करें, ना कुछ और करें, जो पिछले साल था
वही आयात हो, उस स्थिति में भी हमारे को 5 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब कहां जाएगा इसको हम समझ लेते हैं। हम करीब 42 लाख करोड़ के आसपास का इंपोर्ट करते हैं। अगर हम उसमें 6% की बात करें तो ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ रुपए बैठ जाता है। इसमें से क्रूड करीब 1 लाख के आसपास, फर्टिलाइजर करीब 50,000 करोड़ के आसपास, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी अगर हम देखें तो वो भी करीब 1 लाख करोड़ के आसपास। ये पिछले साल का आंकड़ा है, मैं उस पर कंपेयर कर रहा हूं। इस बार आप मान के चलिए कि जिस तरह से डिवैल्यूएशन हुआ है, ये आंकड़े अभी और बढ़ेंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों, हमने एक बूंद भी एक्स्ट्रा तेल नहीं खरीदा, लेकिन हमने 1 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे दी। ये है फर्क डिवैल्यूएशन का। इसका मतलब तेलों के दाम बढ़ सकते हैं, टैक्स बढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ सकती है। आफ्टर ऑल 5 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार लाएगी कहां से? या तो टैक्स बढ़ाएगी, अगर टैक्स नहीं बढ़ाएगी तो बैंकों से उधार लेगी। मतलब आज की समस्या, आज अगर हम बैंक से उधार ले रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियों को उसका ब्याज देना पड़ेगा। ये हमें समझना होगा। अब बजट पे इसका असर क्या पड़ेगा उसको हम देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं बजट को लेकर, तो इस समय हम बात कर रहे हैं 4.4% जो है वो फिस्कल डेफिसिट है जीडीपी का। अगर डिवैल्यूएशन होता है तो इस बार हमें ये देखना होगा कि ये नंबर कहां जाएगा, इसी रेंज में रहेगा या बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा। दूसरा, ऑयल सब्सिडी को अगर हम कंट्रोल भी कर लेते हैं, उसके बाद भी हमें 30 से 40 हजार करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। फर्टिलाइजर की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक्स्ट्रा सब्सिडी फैक्टर बनता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो करीब 11 लाख करोड़ का था। अब अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो इसमें से 5 लाख करोड़ रुपए हमें देने पड़ेंगे आयात के लिए। मतलब भारत का डेवलपमेंट आधा हो गया। इस बात को समझना होगा कि डिवैल्यूएशन का असर क्या होता है। और जहां तक बात है बजट की, बजट को उम्मीद तो थी फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि भाई थोड़ा बहुत तो डिवैल्यूएशन होगा, इतना ज्यादा होगा ये उम्मीद शायद उन्होंने भी नहीं की। क्योंकि हर साल अगर हम देखें, पिछले 25 साल का मैंने आंकड़ा दिया है, 3 सितंबर के आसपास का मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके देखिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा उस वीडियो। पिछले 25 साल में जो रुपी डिवैल्यूएशन हुआ है वो करीब 3.5% के आसपास हुआ है सालाना की दर से। चाहे मोदी साहब की सरकार हो या मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, कुल मिला के डिवैल्यूएशन हर सरकार में उसी रफ्तार से चलता रहा। मोदी साहब के आने के बाद वो रुका नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, दोनों की नीतियों का असर एक सा ही रहा है, जिस तरह से हम डिवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बजट में जब आपने रुपये का प्लान नहीं किया तो अब रुपये कहां से आएगा? इसका मतलब आपको या तो दाम बढ़ाने पड़ेंगे, या भाई आपको बोरिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, या आपने खर्चे घटाने पड़ेंगे। और तीनों ही स्थिति में आम आदमी के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते और देश की तरक्की रुक जाती है। इसको भी समझना होगा। अब आम आदमी के लिए इसका क्या असर पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर हम बात करते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम ऊपर जा सकते हैं, गैस एलपीजी सब्सिडी के दाम बढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल जो 30,000 का था वो 32-33,000 हो जाएगा, 2 से 3,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा हो सकता है। और आपने देखा होगा जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, सब्जी वाले तुरंत दाम बढ़ा दें। क्या करें साहब, भाड़ा महंगा हो गया, क्योंकि सब्जियों पे तो एमआरपी लिखा नहीं होता। तो जैसे ही रेट बढ़ता है फ्यूल का, सबसे पहले जो खेती की सामग्री है, जो फल सब्जियां आती हैं, खाना आता है आपके घरों तक, उसके दाम तुरंत बढ़ जाते हैं। क्योंकि व्यापारी इस बात का फायदा उठाते हैं कि साहब क्या करें, रेट बढ़ गए, चाहे किसान को 5 पैसे एक्स्ट्रा ना मिले, लेकिन कंज्यूमर को लूटने के रास्ते खुल जाते हैं।
इसका मतलब ये है कि हम जो इन्फ्लेशन है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कि तेल महंगा हो गया, इसलिए कि रुपी डिवैल्यू हो गया, और ये हमें समझना होगा। अब रही बात कि साहब बहुत सारे लोग कहते हैं कि फायदे की बात बताइए। बिल्कुल फायदा भी होगा। जो हमारी आईटी सर्विसेज हैं उसमें हमें करीब 1 लाख करोड़ के आसपास का एडिशनल गेन हो सकता है। हम जो फार्मा एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें करीब 40,000 का गेन हो सकता है, और जो हमारे पास विदेशी पैसा आता है इन द फॉर्म ऑफ एनआरआई रेमिटेंस, उसमें करीब 50-55 हजार का फायदा हो सकता है। तो 2 लाख करोड़ का ये गेन भारत के लिए पॉजिटिव है, लेकिन 5 लाख का नुकसान है। अब सवाल इस बात का है कि क्या एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज एक और आती है, वो ये कि क्या आप 1 लाख रुपए कमाने के चक्कर में 5 लाख रुपए का नुकसान करोगे? क्योंकि जब डिवैल्यूएशन होता है तो नुकसान है 5 लाख के आसपास, फायदा है 1 लाख के आसपास। क्या चाहते हैं? 1 रुपए कमाने के लिए क्या 5 रुपए खर्चना जरूरी है? सवाल यहां बन के आता है। तो आंसर बहुत क्लियर है, ऐसा उचित नहीं है। दूसरी तरफ जब भारत सरकार के ऊपर जो विदेशी कर्ज है वो इस समय करीब है 56 लाख करोड़ रुपए का, भारत के ऊपर विदेशी कर्ज। अब इसके ऊपर आपको ब्याज देना होता है, और वो भी डॉलर में। तो आपका जो जैसे ही रुपये डिवैल्यू होता है तो आपको बिना कुछ किए 3,20,000 करोड़ रुपए का आपका ब्याज बढ़ जाता है, क्योंकि ब्याज तो डॉलर वैल्यू में देना है। डॉलर 6% कम हो गया तो 6% आप और जोड़ दीजिए, तो 56 लाख में आप 3 लाख और जोड़ दीजिए। ये बात हमें समझनी होगी। और जो उसका इंटरेस्ट इंपैक्ट है वो 65,000 करोड़ रुपए आता है। तो आपका ये मूलधन और ये कैपिटल कुल मिला के आपको 3.25 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आपके ऊपर लायबिलिटी खड़ी हो गई, क्योंकि आपने डॉलर में लोन लिया हुआ था। तो आपने पैसा और नहीं लिया, लेकिन आपके ऊपर ब्याज चढ़ गया और मूल की कीमत थी वो भी बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि ये जो चुपचाप ये जो नुकसान हो रहा है ना देश का, जिसकी कोई चर्चा नहीं करता, ना अखबार, ना कोई मीडिया, ना कोई टीवी पे चर्चा होती, ये कुल मिला के देश का नुकसान हो रहा है। रही बात अब जॉब और इन्वेस्टमेंट्स पे, इस पर क्या असर होगा? अगर हम थोड़ा सा देखें, जब महंगाई हो जाएगी तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएंगे, क्योंकि या तो बैंक ब्याज दर बढ़ा देंगे, या जो मशीनें आयात होनी थी वो महंगी हो जाएंगी, तो इन्वेस्टमेंट का बजट बिगड़ जाता है, तो काम रुक जाता है। पावर और एनर्जी महंगी हो जाएगी, क्योंकि जो उसके लिए फ्यूल है, अगर वो कोल बेस नहीं है, क्योंकि कोल हमारा है, बहुत सारा हाई क्वालिटी का कोल हम इंपोर्ट भी करते हैं, वो भी महंगा हो जाएगा। और अगर हम पेट्रोलियम बेस्ड पावर प्लांट चलाते हैं, गैस बेस्ड चलाते हैं, वो भी महंगा हो जाएगा। एविएशन इंडस्ट्री के लॉसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि 60 से 65% जो एविएशन का खर्चा है वो तो क्रूड का है, मतलब फ्यूल की कॉस्ट है, और वो 6% बढ़ गई। या तो किराए बढ़ेंगे या नुकसान बढ़ेगा। और एमएसएमई की जो वर्किंग कैपिटल है उस पर और स्ट्रेस बढ़ेगा, क्योंकि खर्चे बढ़ गए, आमदनी नहीं बढ़ गई, तो उनके लिए समस्याएं। तो कुल मिला के कॉस्ट बढ़ेगी, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, और कंपनियों की जो इन्वेस्टमेंट है वो रुकेगी। जब इन्वेस्टमेंट रुकता है ना दोस्तों, तो फिर नौकरियां नहीं मिलती। इसका मतलब ये है कि रुपये जब डिवैल्यू होता है, हमारी जिंदगी में उसका बहुत सीरियस असर होता है। तो कुल मिला के आम आदमी की चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यही है दोस्तों, करीब 5 लाख करोड़ का नुकसान, सरकार के ऊपर फिस्कल स्ट्रेस की पैसे की तंगी, इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावनाएं, जो हमारे पे कर्ज है वो करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए वो बढ़ गया, और कुल मिला के जो इकोसिस्टम है उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो कोई खुशी की बात नहीं है, जैसे कुछ लोग उसको बताने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब क्या है? वीक रुपी इज नॉट पैट्रियोटिक। ये देशभक्ति नहीं है अगर रुपए कमजोर हो रहा है तो ये हमें समझना होगा। इसके अलावा इट इज नॉट हार्मलेस, मतलब नुकसान करता है। जो रुपी गिरता है नुकसान करता है। एंड क्वाइटली ट्रांसफर्स द मनी फ्रॉम योर पॉकेट टू द ऑयल एक्सपोर्टर्स एंड फॉरेन लेंडर्स। आपकी जेब से पैसा चुपचाप निकलता है, और जो आपको तेल बेच रहे हैं उनके पास चला जाता है, या जहां से आप लोन लेते हैं उनके पास चला जाता है।
आपके देश में नहीं रहता, आप टैक्स बढ़ा भी दोगे वो आपके पास नहीं रहेगा, आपके देश के काम नहीं आएगा, विदेश चला जाए। इसका मतलब करेंसी स्ट्रेंथ इज नॉट अबाउट प्राइड, इट इज अबाउट इकोनॉमिक सर्वाइवल। और मोदी जी 2014 से पहले यही तो बोलते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश की साख भी गिरती है। चिंता की बात है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि जिस तरह से रुपया गिर रहा है, इसको रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? अगर सरकार को टफ कदम भी उठाने पड़े, कुछ मजबूत कदम उठाने पड़े, तो क्या देश की जनता साथ देगी? क्या ऑपोजिशन साथ देगा? इस बात को समझना होगा। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, आपस में चर्चा करिए, क्योंकि अभी तो ये 9160 है, मैंने टारगेट दिया है ये 92 93 के आसपास होगा मार्च में। मतलब जब भारत का 1 रुपया गिरता है तो 72,000 करोड़ रुपए के आसपास की लायबिलिटी खड़ी हो जाती है 1 रुपया गिरने से। अब आप सोच लीजिए कि आने वाले दिनों में क्या होगा और बजट में क्या होगा। बजट के बाद मैं आपसे बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करूंगा डिटेल में, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल आज यहीं विराम लेंगे, लेकिन मुद्दा गंभीर है, आपस में आप चिंतन करिएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है, और सपोर्ट करिए अगर आप कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।